एवरीवन, वेलकम टू कोकोनट आईएएस एंड ये अपनी सीरीज है इकोनॉमिक करंट अफेयर्स। इसमें द हिंदू में जो इकोनॉमी से रिलेटेड आर्टिकल्स आते हैं उनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन है, ये है आरबीआई की एमपीसी की मीटिंग थी, अभी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग थी, इसी से रिलेटेड हम देखेंगे। एंड जो सेकंड है, ये लोकसभा ने अभी दो बिल्स को पास किया है। फर्स्ट है टैक्सेशन लॉज अमेंडमेंट बिल एंड सेकंड है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अमेंडमेंट एक्ट, तो इससे रिलेटेड है। और इसमें जो अपना फर्स्ट है आरबीआई के एमपीसी, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हो क्या होती है ये देखेंगे, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है तो उसको भी देखेंगे। तो फर्स्ट वन है आरबीआई की जो एमपीसी है, इसकी मीटिंग हुई है, तो इसमें यही की जो रेपो रेट है उसको 4% ही रखा है, उसको चेंज नहीं किया गया, सो दैट की जो इकोनॉमिक रिकवरी अपनी स्टार्ट हुई इकोनॉमी में वो कंटिन्यू रहे, ग्रोथ अपनी सस्टेन रहे। क्योंकि अभी कोविड की जो सेकेंड वेव है उसके बाद अब फिर से रिवाइव करना स्टार्ट हुई इकोनॉमी। एंड हमने कई पॉजिटिव इंडिकेटर्स अभी देखे थे जो न्यूज़ हमने डिस्कस की थी, जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का इंडेक्स है वो पॉजिटिव आया है अपना, 50 से ऊपर चला गया है। दूसरा जो जीएसटी कलेक्शन है ना, वो भी हाई रहा है अब की बार, 1 लाख से ऊपर चला गया है। और एक्सपोर्ट वगैरह की डिमांड बढ़ रही है, जैसे यूरोपियन मार्केट्स, यूएसए, वहाँ पे मार्केट्स में काफ़ी अच्छा बूस्टअप देखने को मिला है, पॉजिटिव ग्रोथ है वहाँ पे, तो हमारा भी एक्सपोर्ट अच्छा रहा है उसके साथ साथ। तो ये सब जो साइन है, इस वजह से मतलब जो आरबीआई है उसने रेपो रेट वगैरह को चेंज नहीं किया है। दूसरा जो इन्फ्लेशन है वो हमारा 2 बार से कंटिन्यू 6 से अबव तो है, 6% से ज़्यादा है, लेकिन फिर भी अभी जैसे आरबीआई ने इन्फ्लेशन का टारगेट जो था वो भी चेंज किया है, मतलब ज़्यादा बताया है, लेकिन फिर भी उनका यही है कि विद इन रेंज ही रहेगा, मतलब थोड़े टाइम में ठीक हो जाएगा। जो रेंज है आरबीआई की 2 से 6% के बीच में रहता है, जैसे एवरेज 4% है ना, तो कि वो ठीक हो जाएगा, मतलब क्योंकि हमें इकोनॉमिक ग्रोथ पे आरबीआई थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रहा है अभी, क्योंकि इकोनॉमी स्लो डाउन में है ना अपनी इकोनॉमी, तो हमें थोड़ा सा उस पर फोकस करना पड़ेगा। बट आरबीआई का जैसे प्राइमरी फोकस इन्फ्लेशन रहता है, एंड मतलब ग्रोथ भी रहता है, लेकिन ग्रोथ से ज़्यादा इन्फ्लेशन पे रहता है, तो मतलब मोस्टली आरबीआई क्या करता है कि वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होता है। लेकिन अब थोड़े टाइम से मतलब हैंडल किए हुए कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो अपनी। एंड यही था, आरबीआई ने जो रियल जीडीपी ग्रोथ रेट थी अपनी उसको 9.5 रखा है करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो रियल जीडीपी होती है जो जीडीपी हम एडजस्ट कर देते हैं इन्फ्लेशन के साथ। एक रियल जीडीपी होती है, एक नॉमिनल जीडीपी होती है। तो नॉमिनल जो जीडीपी होती है वो करंट प्राइसेस के साथ है ना, करंट सिचुएशन में अभी प्रेजेंट जो प्राइसेस हैं उसके साथ होगी, वो नॉमिनल जीडीपी होगी। लेकिन जब उस नॉमिनल जीडीपी को हम इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट कर देते हैं तो रियल जीडीपी हो जाती है। तो रियल जीडीपी की ग्रोथ है वो 9.5% अभी, मतलब आरबीआई के अकॉर्डिंग। एंड मतलब यही है कि पॉजिटिव सेंटिमेंट्स होंगे, अभी हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी देखने को मिल रही है। उसके साथ जो फोरकास्ट है हमारा, है ना, जैसे मतलब साउथ वेस्ट मानसून अच्छी होगी, खरीफ की सोविंग अच्छी हुई है, तो इस वजह से जो फूड स्टॉक वगैरह है हमारा वो एडुकेट होगा, और इससे क्या होगा, जो सीरियल प्राइसेस अभी इंक्रीज हो रहे हैं जिसकी वजह से रिटेल इन्फ्लेशन हो रहा है वो सब कंटेन हो जाएगा। एंड दूसरा यही कि जो हमारा सप्लाई में अभी मतलब गैप है सप्लाई या डिमांड का, डिमांड भी वीक ही है अभी इकोनॉमी में, दूसरा जो सप्लाई है वो भी कम है, तो सब मैच हो जाएगा, मतलब बैलेंस हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये सब पॉजिटिव ग्रोथ थी और मतलब न्यूज़ थी हमारे लिए। एंड हम एमपीसी देखते हैं, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर बनी है। तो कोई भी एज ए कमेटी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो एक्ट के अंदर बनती है वो स्टैट्यूटरी हो जाती है ना, उसको लीगल बैकिंग हो जाती है, तो स्टैट्यूटरी बोलते हैं। तो एमपीसी स्टैट्यूटरी है, आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर बनी है। और ये कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन से बनी थी, ये उर्जित पटेल कमेटी बनी थी 2014 में, 2014 में उर्जित पटेल कमेटी ने रिकमेंड किया था, तो एमपीसी बनी थी। एंड स्टैट्यूटरी तो है ये। और इसके चेयरमैन कौन होते हैं, इसके चेयरमैन आरबीआई गवर्नर होते हैं, ये याद रखना है कि आरबीआई का चेयरमैन जो होता है वो एमपीसी के गवर्नर चेयरमैन होते हैं, आरबीआई के गवर्नर। एंड ये 6 मेंबर कमेटी है ना, इंक्लूडिंग चेयरमैन। मतलब एक चेयरमैन हो गए, 5 और हो गए, मतलब 6 मेंबर्स होते हैं, इसमें 3 होते हैं आरबीआई से, 3 तो आरबीआई से हो गए, एक तो गवर्नर हो ही गए आरबीआई के गवर्नर, और 2 और अपॉइंट कर देते होंगे। एंड 3 नॉमिनेट किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, तो टोटल 6 मेंबर्स हैं। और चेयरमैन होते हैं आरबीआई के गवर्नर, डिसीजन होता है मेजोरिटी से, मेजोरिटी विद गवर्नर हैविंग ए कास्टिंग वोट इन केस ऑफ टाई, अगर टाई हो जाए तो गवर्नर का कास्टिंग वोट होता है, अदरवाइज मेजोरिटी से इसमें डिसीजन होते हैं। और इसका मेन काम यही है एमपीसी का, जो पॉलिसी इंटरेस्ट रेट होती है उनको डिटरमाइन करती है, जैसे रेपो रेट अपनी है ना, ये मेजर पॉलिसी इंटरेस्ट रेट को डिसाइड करते हैं। जैसे इन्फ्लेशन कम ज़्यादा होता है तो हम इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज और डिक्रीज करके इसको एडजस्ट करते हैं। दूसरा, स्टेबिलिटी होनी चाहिए प्राइसेस में, है ना, तो इन्फ्लेशन को कंटेन करना जैसे आरबीआई का मेन मोटिव रहता है, तो एमपीसी का भी यही डिसीजन लेती है कि प्राइस को, जो इन्फ्लेशन है वो इकोनॉमी में ज़्यादा ना हो, है ना, तो प्राइसेस होते हैं वो स्टेबल रहें। और हमारा टारगेट हमने देख लिया, 2 से 6 होता है और 4% होता है एवरेज। एंड इसका ऑब्जेक्टिव ग्रोथ भी है।
यस, आरबीआई का मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब इन्फ्लेशन ही टारगेट रहता है, ग्रोथ भी रहता है, बट प्राइमरी मेन फोकस होता है इन्फ्लेशन पे, सो दैट कि इन्फ्लेशन जब भी होता है इकोनॉमी में तो जो पुअर पीपल होते हैं, है ना, उन पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है इन्फ्लेशन का। तो उसको सही करने के लिए और स्टेबिलिटी रखने के लिए मार्केट में इन्फ्लेशन को सही किया जाता है, एंड ग्रोथ का भी मतलब टारगेट रहता है, ऐसी बात नहीं है। एंड क्वेश्चन देख लेते हैं हम, एमपीसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है, 2017 के प्री में आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो ऑप्शंस हमारे पास, डिसाइड्स आरबीआई बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट, सेकंड है इट इज 12 मेंबर बॉडी इंक्लूडिंग गवर्नर ऑफ आरबीआई एंड रीकॉन्स्टिट्यूटेड एवरी ईयर, थर्ड है अपना फंक्शन अंडर चेयरमैनशिप ऑफ यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। तो यही कि जो हमारा जो क्या आरबीआई बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट डिसाइड करती है। दूसरा क्या, इसमें 12 मेंबर्स हैं, है ना, इंक्लूडिंग गवर्नर ऑफ आरबीआई, एंड हर साल कॉन्स्टिट्यूट होती है ये। थर्ड ऑप्शन अपना यही कि क्या फिनेंस मिनिस्टर इसके चेयरमैन होते हैं, तो अभी हमने देखा ही है एमपीसी क्या होती है। तो ऑप्शन इसमें 1 ओनली, 1 एंड 2 ओनली, 3 ओनली, एंड 2 एंड 3 ओनली। तो इसका आंसर तो 1 ही है ना, क्योंकि आरबीआई जो है बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट डिसाइड करती है, इन्फ्लेशन को कंटेन करती है ना, और ये 12 मेंबर बॉडी नहीं, ये 6 मेंबर बॉडी है और इंक्लूडिंग चेयरमैन। और फंक्शन मतलब क्या होता है, चेयरमैन कौन होता है, आरबीआई के गवर्नर इसके चेयरमैन होते हैं, है ना, हमने देखा। तो स्टैट्यूटरी है, आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर बनी है, उर्जित पटेल कमेटी के अकॉर्डिंग बनी थी, 2014 में बनी थी जो। एंड चेयरमैन आरबीआई के गवर्नर होते हैं, 6 मेंबर्स होते हैं इसमें, 3 आरबीआई से होते हैं, 3 गवर्नमेंट डिसाइड करती है, डिसीजन मेजोरिटी से होता है, पॉलिसी रेट्स डिसाइड करती है, रेपो रेट वगैरह, एंड प्राइसेस को स्टेबल करना, इन्फ्लेशन को कंटेन करना, ग्रोथ को मेंटेन रखना, ये सब ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो सेकंड न्यूज है अपनी, लोकसभा ने अभी 2 बिल्स को पास किया है, टैक्सेशन लॉज अमेंडमेंट बिल है, एंड दूसरा है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अमेंडमेंट एक्ट। तो ये जो टैक्सेशन लॉ अमेंडमेंट बिल है, ये है रिट्रोस्पेक्टिव एक एक्ट पास किया था हमने, मतलब कुछ रिट्रोस्पेक्टिव चेंजेस किए थे 2012 में, 2012 में, तो उसी से रिलेटेड है। इसमें अभी उसको स्क्रैप कर दिया गया है, जो 2012 में चेंजेस किए थे उनको हटा दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग अमेंड कर दिया गया है। तो 2012 में क्या हुआ था कि एक 2007 में वोडाफोन की डील हुई थी हैचिसन कंपनी जो इंडिया में थी उसके साथ, मतलब हैचिसन के साथ नहीं हुई थी, एक एक दूसरी कंपनी थी सीजीपी करके, जो केमन आइलैंड की कंपनी थी, और उसी की जो सीजीपी थी उसी की कंपनी थी हैचिसन जो इंडिया में थी। तो उसको मतलब जो वोडाफोन थी उसने सीजीपी को अक्वायर किया था, और इनडायरेक्टली मतलब हैचिसन भी अक्वायर हो गई थी जो इंडिया में थी, बट सीजीपी तो इंडिया में नहीं थी, तो उन लोगों का जो ट्रांजेक्शन था वो इनडायरेक्ट था, इंडिया में नहीं था, इंडिया से बाहर था, है ना, ऑफशोर ट्रांजेक्शन था एक तरह से। लेकिन और इंडिया की जो मतलब उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन, उनकी एक सब्सिडरी जो इंडिया में थी वो भी एक्वायर हो गई थी इनडायरेक्टली। तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारा तो टैक्स पे कोई वो नहीं था, हमारा टैक्स लॉस हो गया था, है ना, कोई टैक्स पे नहीं किया था उन लोगों ने, जो 2017 में हुआ, 7 में हुआ था, 17 नहीं, 2007 में जो ट्रांजेक्शन हुआ था। तो 2012 में क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने बोला कि भाई तुम्हारा जो ट्रांजेक्शन हुआ है उससे हमारा मतलब लॉस हुआ है इंडिया को, आप पे करो। तो उसके लिए मतलब उन्होंने फिर वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए, 2012 में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया कि नहीं, मतलब ये इन लोगों का जो ट्रांजेक्शन था वो वैलिड है और इन लोगों का सब्सटेंस सही था, है ना, इनका कोई टैक्स अवॉइडेंस का केस नहीं था, टैक्स प्लानिंग का केस था, है ना, इन्होंने जानबूझ के नहीं किया ऐसे। तो डिसीजन मतलब ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, कंपनीज होती है, मर्जर एक्विजिशन जो करती है, तो ऐसे डिसीजन होते रहते हैं, इन लोगों का मतलब जानबूझ के इन्होंने ट्रांजेक्शन नहीं किया। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उसको उसके लिए रिट्रोस्पेक्टिवली अमेंडमेंट कर दिया, है ना, मतलब उसको जो इनकम टैक्स एक्ट हमारा उसको अमेंड कर दिया, और उसमें ऐड कर दिया कि जो भी 2012 से पहले ऐसे ट्रांजेक्शन हुए हैं, इनडायरेक्ट ट्रांजेक्शन हुए हैं, उन सबको टैक्स पे करना पड़ेगा पहले, है ना, बैक डेट में जाके। रिट्रोस्पेक्टिव होता है पीछे, रेट्रो में जाके मतलब बैक डेट में जाके आप अप्लाई कर देते हो कोई भी ऐसे। तो मतलब हमारी तो सोवरेन गवर्नमेंट है तो हम अप्लाई कर सकते हैं ऐसे, है ना, और ऐसा नहीं कि इंडिया ने ही किया है, दूसरी कंट्रीज हैं वो भी अपना करती रहती हैं ऐसे। जब भी लगे कि कोई मतलब ऐसा एक्ट है हमारा, जो भी फिनेंशियल एक्ट है या कोई भी एक्ट है ऐसा है, तो उसको मतलब हम अमेंड करते रहते हैं, गवर्नमेंट्स करती रहती हैं, सभी कंट्रीज की करती रहती हैं। तो हमने भी ऐसा ही किया था, बट यही था कि मतलब ये सुप्रीम कोर्ट ने तो उनका मतलब उनका सब्सटेंस सही था तो उनके फेवर में दिया था। फिर ये जो कंपनीज थी ये आर्बिट्रेशन, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट है जैसे सिंगापुर वगैरह, तो वहाँ पे चले गए। तो अभी लास्ट मंथ मतलब लास्ट मंथ या लास्ट शायद आई थिंक लास्ट मंथ की बात है, ये लोग जो फ्रेंच में जो फ्रांस में हमारी जो कुछ हमारी गवर्नमेंट की जो एक्विजिशन थी, वहाँ पे इनको ऑर्डर दे दिया था कि आप अक्वायर कर सकते हो। तो इशू बहुत टाइम से लंबा खींचा जा रहा था, है ना, वो लोग भी मतलब अपना लगाए हुए थे आर्बिट्रेशन कोर्ट में, और हम भी अपनी साइड से पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसका कोई शॉर्ट आउट निकल नहीं रहा था ना, 2012 से चले हैं अभी तक। और वहीं फिर बिजनेस एनवायरनमेंट हमारा सही नहीं रहता है, कंट्री में इन्वेस्टमेंट नहीं आता है ये सब,
और कई सारी कंपनीज का मतलब केरन कंपनी के साथ था हमारा, वोडाफोन के साथ था, और भी कई सारी हैं, 2-3 और 4-5 और होंगी शायद, मतलब कई सारी कंपनीज के साथ है। ये तो मेजर कंपनीज है। तो फिर हमें इसको सॉर्ट आउट तो करना ही था एनी हाउ। तो अभी कोई ऑप्शन नहीं था, कॉस्ट इतनी ज़्यादा हो रही थी हमारी लीगल कॉस्ट जो होती है। तो अब इसमें यही कर दिया कि ठीक है, जो 2012 से मतलब जो पहले वाला था उस पर अप्लाई नहीं होगा भाई, और तुम्हारा जो पैसा अभी हमारे पास था हम रिटर्न कर देंगे, इंटरेस्ट नहीं देंगे, है ना, जो प्रिंसिपल है वो हम रिटर्न कर देंगे और यहीं पे सेटल डाउन करते हैं। अभी देखते हैं क्या करती है कंपनीज, है ना, एग्री होती है कि नहीं होती, लेकिन गवर्नमेंट ने कर दिया है कि ठीक है हम यहीं पे सेटल डाउन कर देती इस मैटर को। तो यही था कि स्क्रैप कर दिया ये जो रेट्रोस्पेक्टिव एक्ट जो टैक्स वाला ऐड किया था इनकम टैक्स में, उसको फिर से स्क्रैप कर दिया, उसको हटा दिया है। 2012 से जो ट्रांजेक्शन पहले वाला था उसको हटा दिया, यही था पहला बिल। तो दूसरा है सेंट्रल यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट है। तो इसमें जो मतलब अमेंडमेंट करके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी और ओपन की है, कहाँ पे, लद्दाख, जो अभी अपना यूटी है लद्दाख, वहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ओपन होगी जिसका नाम होगा सिंधु यूनिवर्सिटी। तो सिंधु मतलब जो इंडस रिवर है उसको हिंदी में सिंधु बोलते हैं, तो उसी के नाम पे सिंधु यूनिवर्सिटी होगी। होगी कहाँ पे, लद्दाख में। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अमेंडमेंट एक्ट है इसमें, सेंट्रल यूनिवर्सिटी होगी लद्दाख में, है ना। और अपनी 2 ही न्यूज़ थी, एमपीसी को हमने देख लिया है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ चुका है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं पूछेगा, दोबारा भी पूछ सकता है यूपीएससी, है ना। एंड थैंक यू सो मच।